बच्चों क्लास नाइन्थ के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। फिजिक्स चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी में आपको सबसे पहले हम वर्क पर डिस्कस करेंगे। वर्क यानी कार्य, कार्य क्या होता है? तो बल और विस्थापन और दिशा, ये तीन फैक्टर होते हैं जो कार्य को प्रभावित करते हैं। अभी जो छोटी परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में विस्थापन हो तो उसे हम कार्य का होना कहते हैं। अब इसे आप फार्मूले में अगर बनाएंगे तो कार्य इज इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो ये तो फार्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन यहां पे एक डायरेक्शन की भी बात होती है कि जब किसी भी दिशा में बल लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो और दोनों के बीच में कुछ एंगल हो, ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि जो एंगल उसको हम थीटा मानते हैं। तो यहां पे पूरा जो फॉर्मूला बनता है W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे ये पूरा फॉर्मूला कार्य का बनता है, यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा, यहाँ पे दिशा की बात हो रही है कि विस्थापन हो। अब जरूरी नहीं है कि मतलब उस दिशा में ही विस्थापन हो, दिशा के विपरीत भी हो सकता है। तो इसलिए कार्य को हम लोग तीन भागों में, मतलब इसको तीन पार्ट में कर सकते हैं कि धनात्मक कार्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो वर्क भी, यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क, ये तीनों प्रकार के वर्क होते हैं। इसको अभी हम लोग cos थीटा से ही डिफाइन करते हैं। तो यहां पे आप इस बात को फिर से समझिए कि कब कब कार्य होता है, कब कब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी दीवार को दिन भर धक्का दे और उस दीवार में मूवमेंट ना हो, तो क्या वहां पे कार्य होगा? तो कार्य नहीं होगा। इसलिए कि जो W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कास थीटा है, उसमें आप देखिए फोर्स तो लगाया उसने, लेकिन यहाँ D की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो जब D की वैल्यू जीरो होगी तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यदि किसी मान लीजिए कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उससे वर्टिकल, मतलब आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ फोर्स के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप देखिए कि W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कास 90, और कास 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो यहाँ भी वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वर्क डन जो होता है, अगर फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो रहा हो तब भी वर्क डन जीरो होगा। यदि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तब भी नहीं हो पाएगा, वर्क डन नहीं हो पाएगा। जैसे कुली अपने सर पे कुछ लोड लेकर चल रहा हो, तो लोड जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। लोड यानी mg वो नीचे की तरफ कर रहा है, यानी भार जो हो रहा है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है, और कुली चल रहा है सीधा, यानी कि कुली के चलने का डायरेक्शन देखिए ये है, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। तो दोनों के बीच में आप एंगल देखिए तो 90 डिग्री का बन रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो जीरो है। तो इस चीज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों देखिए, वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो होता है। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ये कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, पॉजिटिव वर्क डन जब किसी भी वस्तु पे यानी बॉडी पे फोर्स लगे और जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो आप दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल के कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ऐसे में आप देखेंगे तो W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कास जीरो, और कास जीरो की वैल्यू होती है 1। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वैल्यू 1 है, तो जो भी F और D की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो ऐसे केस में
वैल्यू। और यही नहीं, आप 0 डिग्री से लेकर के 90 के पहले तक जो भी आपके एंगल बनेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इन सभी में जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। वर्क डन 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 हो, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, और या तो फोर्स 0 हो जाए, और या तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसे केस में जो वर्क डन होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 हो जाता है। तो यहां पे आप जो दूसरा केस मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे देखिए, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। यहां पे देखिए, ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये फोर्स है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे केस में W = F × D × cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू चूंकि 0 होती है तो मल्टीप्लाई होगा, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ऐसे में, और तीसरा जो निगेटिव होता है उसमें cos, अब देखिए यहां से 90 से जब ज्यादा एंगल जाने लगेगा यहां पे, ठीक है, तो ये इन सब केस में जो W की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, क्योंकि cos 90 से ज्यादा और 180 तक जो भी वैल्यू जाती हैं वो सब माइनस में आती हैं। तो यहां आप इस बात को समझ सकते हैं कि अब देखिए, जैसे इसका कोई एक एग्जांपल लिया जाए कि जिसमें वर्क डन डिस्प्लेसमेंट जहां हो रहा हो और फोर्स जो हो रहा हो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। जैसे हम साइकिल में ब्रेक जब लगाते हैं तो ब्रेक का जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है, तो डिस्प्लेसमेंट को रोकना चाहता है वो, यानी कि वस्तु के मूवमेंट को रोकता है। तो ऐसे केस में दोनों के बीच में जस्ट अपोजिट रिलेशन है। तो यहाँ पे साइकिल पर ब्रेक लगाना, चाहे गाड़ी पे ब्रेक लगाना, इन सभी में जो W आएगा वो निगेटिव आएगा। जैसे कुएं से जो आप एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को समझिए। अब स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया जाए, अगर खींचते हैं हम लोग, तो खींचने पर यहाँ पे स्प्रिंग फैलती है, तो यहाँ पे हम स्प्रिंग पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्क है वो स्प्रिंग को देखिए, ये स्ट्रेच करके हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, फैला दिया। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग का कार्य, स्प्रिंग पर जो फोर्स हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो तो देखिए ये है एक्सटर्नल फोर्स, बाहर की तरफ से जा रहा है। लेकिन स्प्रिंग क्या चाहता है? वो अंदर की तरफ रहना चाहता है। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है स्प्रिंग के द्वारा वो अंदर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट आपका यही है। तो आप यहां पर देखिए, यहां पे अगर हम ये कह दें कि स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री का यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी। तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन यही अगर एक्सटर्नल वर्क के द्वारा किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे डायरेक्शन का मेन इशू हो जाता है कि यहाँ पे डायरेक्शन जो स्प्रिंग के लिए है वो आप देख लीजिए कि एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है, जो हम लगा रहे हैं स्प्रिंग पर, वो बाहर की तरफ इसको खींचने में लगा रहे हैं। लेकिन स्प्रिंग द्वारा जो फोर्स हो रहा है वो अंदर की तरफ, क्योंकि वो अंदर रहना चाहता है, तो स्प्रिंग द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो निगेटिव, और हमारे द्वारा यानी एक्सटर्नल फोर्स जो हो रहा है, वर्क जो हो रहा है, वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं। बच्चों, आप देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है। तो आप देखिए, वर्क डन की यूनिट के लिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, और यहाँ पे थीटा की यूनिट की बात करेंगे नहीं, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ W यानी वर्क डन की जो यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर, इसी को हम जूल भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन मीटर या जूल, और इसी को अगर हम फोर्स की यूनिट यहाँ पे अगर हम डाइन मान लें और डिस्प्लेसमेंट को हम सेंटीमीटर लिखें, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसको हम अर्ग लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ग की, यहाँ पर देखिए जूल भी है और अर्ग भी है। जूल बड़ी यूनिट है, अर्ग छोटी, मतलब CGS में, ये MKS में कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 जूल बराबर कितना अर्ग होना चाहिए, तो इसका यूनिट निकाला जाए,
1 जूल में 1 न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर होगा, जिसको आप 10⁷ अर्ग कहेंगे। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग आएगा। बच्चों एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो लोड उठाता है और उठाकर लेकर चलता है, तो वो उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, कैसे उसको डिफाइन करेंगे आप। तो आप ध्यान दीजिए कि वह लोड उठाता है, जब रेज करता है तो वहां पे mg, यानी कि mg है ना, mg वेट है और वेट को ही फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स ऊपर ले जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि लोड उठाते समय जो यहाँ पे कार्य हो रहा है वो पॉजिटिव है। लेकिन जब वह लोड अपने सर पे रख लेता है और फिर चलने लगता है तो वहां पे आप देखेंगे कि लोड लेकर चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और लोड रखा है यहाँ पे ना, तो ये mg, अब वो काम कर रहा है किधर, नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो उठाते समय पॉजिटिव वर्क, लेकिन उसको जब वो ढोता हुआ चलता है आगे तो वहां पे वो 0 वर्क करता है। तो ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कोई लड़का रस्सी में कुछ कोई पत्थर बांध करके और सर्किल, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऐसे घुमा रहा हो, आप कह सकते हैं। तो इसको घुमाते समय वहां जो फोर्स है, सारी वर्क डन है, वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये देखिए, ये मान लीजिए इस सर्कल में, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये रस्सी, अब ये टेंशन इधर काम करेगा और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर काम करेगी। आपको पता है ना कि यहाँ पे जो रेडियस होता है और ये जो यहाँ पे हम टेंजेंट खींचते हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, मैथ में आप जानते हैं। तो ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। यानी कि ये जो टेंशन है यानी फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, ये केवल एंगल की वजह से। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल हैं आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं वर्क डन 0 होता है। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ठेले को धक्का दे के चल रहा है, तो ठेले को धक्का दे रहा है तो जिस दिशा में वो ठेला जा रहा है उस दिशा में वो फोर्स लगा रहा है, उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। कुएं से मान लीजिए रस्सी हम इधर खींच रहे हैं नीचे की तरफ और बाल्टी में पानी जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वहां अपोजिट यानी फोर्स आप नीचे लगा रहे हैं, बकेट डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट यानी कि नेगेटिव वर्क डन होगा। तो ये सब जो केसेज हैं कि कुछ पॉजिटिव वर्क डन होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, फिर भी वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस बात को आप मैं वर्क डन की बात यहीं पे खत्म करता हूं। मैं एनर्जी के लिए फिर अगले वीडियो में आता हूं।